Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. So accounting के सारे parts आप लोग cover कर चुके हो. अब ऑडिटिंग स्टार्ट करेंगे. ऑडिटिंग का मतलब ही क्या होता है? आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑडिटिंग अकॉर्डिंग टू यू. तो ऑडिट का मतलब है इंस्पेक्शन करना. जो भी अभी तक एक्टिविटीज हुई है उनको चेक करना, वेरीफाई करना. अच्छा, वेरीफाई करना, चेक करना इज ऑडिटिंग. लेकिन उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड नहीं करोगे, कोई भी चीज अपनी तरफ से मिस इंटरप्रेट नहीं करोगे. ठीक है, मतलब जो ऑडिट है उसका मतलब होता है ऑर्डायर. ठीक है, और ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू लिसन, कोई भी चीज को सुनना. और ये सुनना और सुन के अपना एक स्टेटमेंट देना, अपनी रिपोर्ट देना इज ऑडिटिंग. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में. ना ऑडिटिंग को हम समझते हैं एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. मतलब हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को. क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रखी है तो अब मैं उनको क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ. ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है. तो दोनों ही में ऑडिट जरूरी होता है. ऑडिट के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे फर्दर. नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, उसका साइज कितना है डजंट मैटर. लीगल फॉर्म, when such an examination is conducted to express an opinion thereon. और उसके बाद जब वो कंक्लूड हो जाए, जब हम वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर चुके हों, जब चेकिंग हो जाए जो भी आपका गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके या आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह गिवन है, जब आप चेक कर चुके हो, एग्जामिनेशन कर चुके हो, तो एग्जामिनेशन करने के बाद अपना एक कंक्लूजन देना और अपना एक ओपिनियन सेट करना. नाउ द वर्ड ऑडिट, जो ऑडिट वर्ड है ये ऑर्डायर वर्ड से आया है जैसे कि मैंने बताया, और इसका मतलब होता है टू लिसन. तो ऑडिटिंग का मतलब होता है वेरीफाई करो क्या, फाइनेंशियल पोजीशन को, कि एक्चुअल में जो भी असेट्स दिखा रहे हैं, लायबिलिटीज दिखा रहे हैं, एक्चुअल में वो सारी स्टेटमेंट गिवन है या नहीं है. आर डिस्क्लोज्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट इज असेसमेंट. असेसमेंट मतलब चेकिंग है, किसकी, अकाउंट्स की. ये देखना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है वो ठीक तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू में है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन ठीक है, सारी की सारी जो भी आपको प्रूफ्स दिखाए जा रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं. ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन and profit and loss of the concerned organization. Okay, now there are two main objectives of accounting. There are two types of objective. ऑडिटिंग के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक मेन ऑब्जेक्टिव है और एक सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव है. मेन ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ये तो मेन फोकस है ऑब्जेक्टिव के लिए. तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू फाइंड रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी अलग से हाईलाइट इसलिए है क्योंकि ये चेक करना कि बार बार जो आपके वाउचर्स वगैरह हैं उनको बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई करना, चेक करना. ठीक है, और रिलायबल, क्या हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं. मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का है इज टू फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स. आप लोगों को पता है कि बहुत सारी टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो स्टेटमेंट्स भरोसेमंद है या नहीं, उन पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. नाउ द एम इज टू इंश्योर, जो मेन मकसद है वो ये है कि जो अकाउंट्स
reveal a true fair face of business and all its transactions. तो जो अकाउंट्स है वो बिल्कुल सही पिक्चर जो एक्चुअल में है वही रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है कि नहीं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया. नाउ the objective is also to verify and establish that a given date both the profit and loss account and the balance sheet present an accurate and reliable financial position. मतलब ना केवल फाइनेंशियल पोजीशन सही शो हो रही है, जो डेट मेंशन है कोई भी इवेंट को अकर होने की, जो डेट गिवन है वो डेट आपकी सही है या नहीं है. Hence, the main objective of auditing is to form an independent judgment and opinion. ये अपना जजमेंट देना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट जजमेंट दो. देयर इज नो मिक्स जजमेंट, कोई भी किसी और का ओपिनियन नहीं इंक्लूड है. किसका ओपिनियन मांग रहे हैं? एक ऑडिटर का जजमेंट मांग रहे हैं. एंड ओपिनियन अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रूथ फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अफेयर्स. तो मेन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले इन्होंने बोला कि भरोसेमंद है क्या जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है. सेकेंड बोल रहे हैं क्या ट्रू और फेयर स्टेटमेंट दिखा रहा है आपके अकाउंट्स की, और क्या ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट है, और क्या मेन आपका इंडिपेंडेंट जजमेंट आया है. ये सारा है. नाउ सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव इज ये देखना कि कोई फ्रॉड तो नहीं है. ठीक है, फ्रॉड को बनाना नहीं है आपको, फ्रॉड की आप सिर्फ कैलकुलेशन करोगे, आप देखोगे सब चीज़ों को एनालाइज करोगे, अप्रोप्रिएट तरीके से देखोगे सारे अकाउंट्स को, हर एक ट्रांजेक्शन्स को अपने अकॉर्डिंगली देखोगे, और कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना, कुछ भी कम नहीं करना आपको अपने अकॉर्डिंगली. तो फ्रॉड को देखना. अब फ्रॉड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये फॉरमोस्ट सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का. फ्रॉड का मतलब होता है जब कोई इंटेंशनली गलत काम करता है. ठीक है, जैसे कि मैंने मान लो गलती हो गई, कुछ पढ़ाते हुए किसी टॉपिक को किसी और वे में प्रेजेंट कर दिया, तो दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन. या आप बोल सकते हो कि गलती से कोई टॉपिक मिस हो गया, या गलती से कोई टॉपिक का मतलब क्या हो गया. लेकिन अगर आप फ्रॉड करते हो तो आप इंटेंशनली वो काम गलत कर रहे हो. तो इंटेंशनली काम गलत किया गया उसको ढूंढना. इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फ्रॉड में क्या क्या आता है? फ्रॉड के पार्ट्स ये हैं: मैनिपुलेशन, या आप कुछ घुमा रहे हो, फॉल्सिफिकेशन, कुछ गलत डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, या तो फिर अल्टर कर रहे हो, अपने रिकॉर्ड्स को चेंज कर रहे हो. नेक्स्ट इज असेट्स को गलत तरीके से दिखा रहे हो, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या पॉलिसीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हो. रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स विदाउट प्रूफ. मान लो आपने ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड कर रखी है लेकिन उस ट्रांजेक्शन्स का कोई प्रूफ नहीं है. ठीक है, तो ये आप जानबूझकर गलती कर रहे हो. सप्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम रिकॉर्ड, मतलब डबल डबल इफेक्ट दिखा दे रहे हो. कोई ट्रांजेक्शन एक बार ट्वाइस रिकॉर्ड कर लेते हैं ना हम. ट्वाइस कैसे? जैसे कि मान लो कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुई, तो एक टाइम तो जब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई, और सेकेंड टाइम जब उसको कन्वर्ट किया इनटू कैश में, तो 2 टाइम्स ट्रांजेक्शन हो गई. तो ये भी आपको नहीं शो करना है. नाउ डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, गलतियां ना हो इसका आपको ध्यान रखना है. गलतियों को ठीक नहीं करना है. ऑडिटिंग डजंट मीन टू करेक्ट द एरर्स, but to identify the errors is the main objective. It is another important objective of accounting. The जो audit का act है, ensure that there is
नो मिसरिप्रेजेंटेशन, ये देखा जाता है कि कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सच एरर कैन बी असर्टेन, ये एरर्स कैसे ढूंढोगे, जब आप वाउचिंग करोगे सारी ट्रांजेक्शन्स, एक तरफ अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड को देखा और एक तरफ उन ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर रहे हो कि हाँ ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में अकर हुई है कि नहीं। ये असेट्स एक्चुअल में बैलेंस शीट में तो ये दिखा रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में कंपनी में है या नहीं। तो आप फिजिकल जाके वेरिफिकेशन भी कर सकते हो और आपने वाउचर्स को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, थॉरोली द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, लेजर अकाउंट्स एटसेट्रा। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्यों जरूरी है? तो ऑडिट जरूरी है सोल ट्रेडर के लिए इन नोइंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेल। सेल के मकसद से ऑडिट जरूरी है कि एक्चुअल में मेरी सेल्स कितनी है, बीच में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट गेट एडवाइस ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स फ्रॉम द ऑडिटर। ये पता चलता है कि एक्चुअल में मुझे कितना, एक तो फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल भी प्ले करता है ऑडिटर। अगर आपकी कोई भी डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ऑडिट की वजह से वो भी रिजॉल्व हो जाता है। ऑडिटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट, ऑडिटिंग मदद करती है मैनेजमेंट को अपने एरर्स को देखने में, कोई पर्सन कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, मैनेजमेंट ठीक से चल रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इनको डिटेक्ट करने में ऑडिटिंग मदद करता है। और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट term creditor depend on audit financial statement while taking decision to grant credit to business houses। तो क्रेडिट भी देने के लिए ये ऑडिट की हेल्प होती है, क्योंकि ऑडिट एक तरीके की वेरिफिकेशन है और ये मदद करता है कंपनी को ये सॉल्व करने में, बैंक्स को ये सॉल्व करने में कि हाँ ये लोग अपनी कंपनी को इतनी ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखाते हैं और कल को अगर हम इनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो ये टाइमली हमारी पेमेंट करेंगे। तो बैंक्स वगैरह भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट की हेल्प लेते हैं। टैक्सेशन अथॉरिटीज भी, क्योंकि हम टैक्स टाइम पे फिल कर रहे हैं कि नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न कितना है, टाइमली टैक्स से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे प्रिपेयर हैं कि नहीं, हम लोग टाइमली, जैसे कि कोई प्रोसीजर होता है ना, 5 लाख से ज़्यादा इनकम होती है या 10 लाख से ज़्यादा इनकम होती है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसीजर को नहीं। तो टैक्स अथॉरिटीज डिपेंड ऑन ऑडिटेड स्टेटमेंट इन असेसिंग इनकम टैक्स निकालने के लिए, सेल्स टैक्स निकालने के लिए, वेल्थ टैक्स निकालने के लिए और बिजनेस के लिए। ना ऑडिट अकाउंट सर्व एज अ बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन ये वाली जो प्रोसेस होती है, इनको करने के लिए भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट काफ़ी हेल्पफुल होती है कि वहाँ पे परचेजेस कितनी थी, जब आपने एब्जॉर्प्शन किया तब क्या प्रोसीजर था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन। अगर आपको इस वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इसके टॉपिक को। नाउ ऑडिटिंग सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। जो ऑडिटिंग है वो मदद करते हैं वर्कर्स को, वर्कर्स के लिए भी हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको ठीक वेजेस वगैरह दे रही है कि नहीं, अगर कोई भी वेजेस या बोनस रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो ऑडिटिंग रिपोर्ट वहाँ भी आपको हेल्प करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में। नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिट को अभी हम डिस्कस करेंगे, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसको गो थ्रू करो ज़रा। तो ऑडिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो ऑडिट है वो है ऑनरशिप के बेसिस पे। तो ऑनरशिप के बेसिस पे, जैसे कि ऑनरशिप मतलब कंपनी ऑडिट क्यों कराती है, आपकी प्रोप्राइटर जो सिंगल है वो क्यों कराते हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म क्यों कराती है। तो ये सारे हैं कि ये जो आपकी ऑनरशिप के बेसिस पे ऑडिट को कैसे क्लासिफाई किया है।
तो ऑनर डिसीजन लेता है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर उसको ऑडिट करवाना है तो वो खुद डिसीजन लेता है। इट इज अपन द सोल ट्रेडर, मतलब मैं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की ऑनर हूँ तो मैं खुद डिसीजन लूंगी उसके लिए, टू डिसाइड अपन द स्कोप ऑफ ऑडिट, ये देखने के लिए कि ऑडिट का स्कोप क्या है, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये भी मेरा ही काम होगा। तो ये है जब सिंगल पर्सन होता है। ना अगर पार्टनरशिप है तो द पार्टनरशिप डीड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो ये क्या होगा, जब पार्टनरशिप है तो सारे के सारे पार्टनर्स मिलके ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे और सारे के सारे मिलके ही डिसाइड करेंगे whether to conduct an audit or not to। the partnership deed mutual agreement पे कौन कौन म्यूचुअल एग्रीमेंट पे सारे पार्टनर्स मिलके ऑडिट को देखेंगे, मतलब ऑडिट को देखेंगे नहीं, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, ऑडिट के लिए अलाउ करेंगे, प्रोवाइड फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्सिक्वेंटली ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, जो कि मैंने बता दिया। कंपनीज, द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज इन इंडिया इज कंपल्सरी। कंपनीज को ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। सेक्शन किसके जरिए, कंपनीज एक्ट के जरिए आपका जो कंपनीज है उनको ऑडिट करवाना पड़ता है, बट देयर इज ऑप्शन फॉर पार्टनरशिप एज वेल एज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप कि उनको ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना। नेक्स्ट इज फॉर दैट अ प्रोफेशनली, यहाँ पे एक सीए को अपॉइंट किया जाता है, उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो अकाउंट्स को ऑडिट करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करें। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। इनकम ऑफ द ट्रस्ट, as the income of the trust is distributed among the beneficiaries, जो इनकम होती है ट्रस्ट की वो उन पार्टनर्स, बोल सकते हो उन बेनिफिशियरीज के बीच में डिवाइड होती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे घपलेबाजी हो, फ्रॉड हो या मिस एप्रोप्रिएशन हो, तो इसीलिए ऑडिट करवाना ट्रस्ट में भी कंपलसरी होता है। और ये किस में आता है, एज पर द प्रोविजन ऑफ ट्रस्ट डीड एज वेल एज पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर यहाँ पे ट्रस्ट को भी कंपलसरी हो जाता है कि वो अपना ऑडिट करवाएं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के अंदर उनको भी ऑडिट करवाना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। ऑडिटर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट, वो इस एक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए अंडर विच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फंक्शनिंग। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ज़रूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। तो किस किस में कंपलसरी है, कंपनीज में कंपलसरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कंपलसरी है, एंड जो आपने पढ़ा अभी ट्रस्ट उसमें भी कंपलसरी है। गवर्नमेंट ऑडिट तो कंपलसरी है ही, सेपरेट डिपार्टमेंट को मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ऑडिटिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, जिसको हेड किया जाता है सीएजी के द्वारा। सीएजीएस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा हैंडल किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया कितने टाइप्स में ऑनरशिप के बेसिस पे बांट रखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे, पार्टनरशिप के बेसिस पे, कंपनीज के बेसिस पे, ट्रस्ट के बेसिस पे और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पे, एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट। अब टाइम के बेसिस पे आपको जो ऑडिट को क्लासिफाई किया गया है वो सबसे पहले है इंटरिम ऑडिट, जो कि 2 एनुअल मीटिंग्स के बीच में होता है, ठीक है। ईयरली जो होती हैं उन एनुअल्स मीटिंग ईयरली भी होती है और कुछ टाइम फिक्स पीरियड होता है, तो 2 एनुअल मीटिंग्स के बीच में जब ऑडिट कंडक्ट किया जाता है तो वो इंटरिम ऑडिट होता है। जब ऑडिट को कनेक्ट किया जाता है 2 एनुअल ऑडिट्स के बीच में, उनको हम इंटरिम ऑडिट बोलते हैं, और इसको हम कंप्लीट चेकिंग करते हैं अकाउंट्स की फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, 1 साल के लिए पूरे अकाउंट्स की चेकिंग कर लेते हैं, एंड देन अगेन फिर उसके बाद कंटिन्यूस ऑडिट कौन सा होता है, जो कि पीरियोडिकली टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाया जाता है। द कंटिन्यूस ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर
or at regular short intervals of time. नेक्स्ट इज फाइनल ऑडिट। तो फाइनल ऑडिट कौन सा होता है? जो कि एनुअली करवाया जाता है, व्हेन द ऑडिट वर्क इज कंडक्टेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक ईयर कंप्लीट एंड देन उसके बाद ऑडिट करवाया जाएगा। तो रिपीटेडली ये प्रोसेस परफॉर्म होती है। फाइनल अकाउंट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी एन ऑडिट that is not commence until after the end of financial period। तब तक नहीं होगा जब तक एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। बैलेंस शीट ऑडिट कौन सा होता है? जो असेट्स और लायबिलिटीज को चेक करने के लिए किया जाता है। बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब होता है बहुत सारे आइटम्स होते हैं हमारे एसेट्स और बैलेंस शीट में, उनको चेक किया जाए, ठीक है, रिजर्व सरप्लस को देखा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को देखा जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरनल ऑडिट। ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि मेरा उद्देश्य क्या है उसके बेसिस पे। तो इंटरनल ऑडिट क्यों करवाया जाएगा? अपने मैनेजमेंट को इंटरनली एक्ट्स को देखने के लिए कि क्या कोई वहां पे तो फ्रॉड नहीं चल रहा। अपने एम्प्लॉय की इंस्पेक्शन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इंटरनली पीपल्स के लिए। तो इट इम्प्लाइज द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स बाय इंटरनल स्टाफ ऑफ द बिजनेस। इंटरनल ऑडिट अप्रेजल एक्टिविटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की फॉर रिव्यूइंग, क्या देखने के लिए कि अकाउंट्स वगैरह ठीक चल रहा है, फाइनेंसेस में कोई तो हेर फेर नहीं है, अदर ऑपरेशंस फॉर प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव सर्विस टू द मैनेजमेंट। Now cost audit is, it is the verification of the accuracy of the cost account। ये आपकी कॉस्ट से रिलेटेड वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है कि कॉस्ट में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये देखा जाता है स्क्रूनिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम टेक्निक्स एंड अकाउंट्स टू वेरीफाई कि जो भी अकाउंट्स हैं वो कॉस्ट रिलेटेड तो गलती नहीं हो रही। सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन सा होता है? ये वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है बाय द कंपनीज और वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड अदर रेलिवेंट लॉ। जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है ये देखता है कि बुक्स को ठीक तरीके से कंपनीज एक्ट के हिसाब से बना रहे हैं कि नहीं, whether necessary approvals are required from the central government। कहाँ पे अप्रूवल की जरूरत है, वहाँ पे अप्रूवल ले रहे हो आप कि नहीं, है ना। कुछ लॉज होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के बताए हुए लॉज के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, तो आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं। दैट विल बी इन अंडर सेक्रेटेरियल ऑडिट, कंपनी लॉ बोर्ड एंड अदर रेलिवेंट अथॉरिटीज। टैक्स ऑडिट, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप इनकम टैक्स वगैरह को, इनकम टैक्स रिटर्न को ठीक से फाइल कर रहे हो कि नहीं, टैक्स से रिलेटेड कोई गलती तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है, टाइमली आप फंडिंग, टाइमली आप फिलिंग कर रहे हो कि नहीं, कोई पेनल्टी, कोई इस तरीके का फ्रॉड तो नहीं है। दिस काइंड ऑफ ऑडिट हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू असर्टेन the accuracy of tax document। Tax audit covers income return, invoices, debit and credit note and various current and fixed assets। Now independent audit कौन सा होता है? It is conducted by independent qualified auditor। जो objective है independent audit का ये देखना whether financial statement, जो भी financial statement आप बना रहे हो वो ठीक है या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है फाइनेंशियल पोजीशंस को या नहीं दे रही। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप तो उसमें हमने प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, कंपनीज पढ़ा, ट्रस्ट पढ़ा, ट्रस्ट के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा जो कि कंपलसरी होता है, गवर्नमेंट ऑडिट भी कंपलसरी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से इंट्रीम ऑडिट जो कि दो आप बोल सकते हो एनुअल मीटिंग्स के बीच में होता है, कंटिन्यूस ऑडिट पीरियोडिकली होता है, फिर फाइनल ऑडिट पढ़ा, बैलेंस शीट ऑडिट पढ़ा। देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव कौन कौन सा पढ़ा? इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, टैक्स ऑडिट एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर की क्या क्या खूबी होती है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वो मतलब इतना सेल्फ ऑब्जर्विंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और उसको नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड में,
तो दीज आर सम क्वालिटीज। वो क्वालिफाइड सीए होना चाहिए, उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की, उसको नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की। ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स, अकाउंट ऑडिटिंग के जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वाले प्रोसीजर हैं वो भी उसको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद वो एक ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए। ही मस्ट सर्टिफाई दैट ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू एंड टेक रीजनेबल केयर एंड स्किल्स बिफोर बिलीविंग। वो मतलब अपनी अजम्पशन के बेसिस पे कोई स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स नहीं बताएगा जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेता। ही शुड नॉट डिस्क्लोज, वो कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्लाइंट्स की डिस्क्लोज नहीं करेगा। वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, मेथोडिकल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड लिसनर होना चाहिए। अगर कोई भी अपनी बात रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी करना चाहिए, एज वेल एज लिसनर भी होना चाहिए, एबल टू हियर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर। नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, मतलब मैं कैसे बोल दूंगी कि यू आर क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, आप एक ऑडिटर बन सकते हो, कैसे बोलूंगी? तो सबसे पहले वो सीए होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर कंपनी। अगर वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जहाँ पे फर्म की बात करूं तो इंक्लूडिंग अ एलएलपी is appointed as an auditor of a company only the partners who are CAs। एलएलपी के अंदर हम लोग जो सीए है उन्हीं को अपॉइंट कर सकते हैं आपको ऑडिटर के तरीके से फर्म के अंदर। मतलब फर्म भी हो सकती है लेकिन फर्म के सिर्फ वही पर्सन्स जो कि सीए हैं। नाउ राइट ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर को क्या क्या मिलना चाहिए? ऑडिटर को अपनी सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। ऑडिटर के पास एक राइट है, वो सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, ये उसके पास एक हक है। नाउ वो सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन आपसे मांग सकता है, डेटास को वेरीफाई कर सकता है। राइट टू रिसीव नोटिस, नोटिस मिलने का उसका राइट है। लीगल टेक्निकल एडवाइस दे सकता है वो। सैलरीज मिलने का उसको राइट होता है। राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, जो लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट आप देते हो उसको साइन करने की जिम्मेदारी उसको होती है। और अगर इंडेमनिफिकेशन वाला केस होता है, अगर लॉस होता है किसी भी पर्सन को, तो उस लॉस का बियर अप भी करना पड़ता है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, मतलब अगर किसी वेरिफिकेशन से उसको लॉस हो रहा है तो लॉस की भरपाई भी कंपनी को करनी पड़ेगी ऑडिटर के लिए। नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के सिनेरियो से, क्योंकि बच्चों जब एग्जाम में क्वेश्चन प्रोसीड किया जाता है तो वैसे ऑडिटिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, ड्यूटीज के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नाउ 143 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर 143 सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 कहता क्या है? Auditor has a duty to inquire whether loan and advances made by the company have been properly secured and if the terms and conditions thereof predetermined to the interest of the company or its member। मतलब 143(1) कहता है कि ये ड्यूटी है ऑडिटर की कि अगर कोई भी लोन वगैरह है कंपनी के ऊपर तो वो टाइमली उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह कर रहा है, लोन की रीपेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। Next is he is required to inquire whether the assets of the company being shares or debentures or other security उनको बेचा गया है, कम प्राइस पे तो नहीं बेचा गया जितने पे खरीदी है, ये भी चेक करना उसकी जिम्मेदारी होती है। और whether any shares have been allotted for cash, whether cash actually received and whether the position in the accounts and balance sheet is correct or misleading। तो जो शेयर्स अगर सोल्ड किया गया है इन केस या अलॉट किया गया है कि वो कैश में है या नहीं, अगर वो कैश में है तो उसके ठीक अमाउंट में जो अमाउंट दे रखी है वो बैलेंस शीट में ठीक अमाउंट में प्रेजेंटेशन है या नहीं। नेक्स्ट इज ड्यूटीज अंडर सेक्शन 143(2).
143(2) के अंदर ड्यूटीज को कैसे जस्टिफाई किया है। ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है to report the members of the company, the accounts examined by him and every financial statement to be laid to the company's general meeting. ऑडिटर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिपोर्ट को मेंबर ऑफ द कंपनीज को दे, अकाउंट्स को देखे ध्यान से और हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेक करे कंपनी की जनरल मीटिंग के हिसाब से। नाउ ड्यूटीज अंडर सेक्शन 143 इज to sort and obtain all the information and explanation necessary for audit. जितनी भी ऑडिट के लिए रिक्वायर इंफॉर्मेशन है वो मिलना, वो पाना एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है। ड्यूटी मतलब उसको करनी ही पड़ेगी। To ensure that books of accounts as required by law has been kept by the company, मतलब अकाउंट्स को मेंटेन करना, और अकाउंट्स को मेंटेन किया है ना लॉ के हिसाब से। Next is to see whether the company has adequate internal financial control system in place and their effectiveness. Effectiveness कैसी है? To ensure whether the company's balance sheet and profit and loss dealt with the प्रोडक्ट और इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये भी देखना ड्यूटीज की काम होते हैं, मतलब ऑडिटर की ड्यूटी होती है, ये ध्यान देना। टू इंश्योर whether the company's balance sheet and profit and loss account deal with the report, जो रिपोर्ट आप दे रहे हो, और in agreement with the books of accounts, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली है कि नहीं। सो ये जो था दैट्स ऑल अबाउट द अकाउंटिंग ओवरव्यू। अकाउंटिंग ओवरव्यू में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया है, इन्हीं चीज़ों को स्टडी किया है, जिसमें हमने ऑडिटिंग की डेफिनेशन को पढ़ा, उसकी मीनिंग को जस्टिफाई किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनकी स्टडी करी। ठीक है, एंड उसके बाद टाइप्स को भी इलेबोरेट वे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आप लोगों का रहने वाला है वाउचिंग का, उसको अच्छे से गो थ्रू करना पहले से ही, और इस पूरी सीरीज को कंटिन्यूस वे में देखो ताकि आप रिजल्ट को इफेक्टिवली अचीव कर पाओ। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे एक न्यू क्वेश्चन जो कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पार्ट होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर आर कवर्ड अंडर डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन से एक्ट में अकाउंटिंग की, ऑडिटर की आपकी ड्यूटीज कवर होती है? सेक्शन 153, 141, 128 एंड 143। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए, इनकी अपडेट के लिए आप स्वामी विवेकानंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो एंड लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। थैंक यू।